बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ट्रंप ने अपनी 80th सालगिरह के ऊपर अमेरिका की मुकम्मल शिकस्त अनाउंस की। ये मुकम्मल शिकस्त किस तरह हम आपको बताते हैं। लोग तो इसको पीस डील कह रहे हैं, लेकिन ये वेविंग द वाइट फ्लैग है हमारी दानिश के मुताबिक। इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे ईरान में अली ख़ामनेई साहब जिंदा हैं, ईरानी गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ पे कोई टोल नहीं है, दुनिया के अंदर कोई एस्केलेशन ऑफ ऑयल प्राइसेस नहीं हो रही, कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं चल रहे। ये वो दुनिया थी जिसके अंदर इसराइल और ट्रंप ने जंग मुसल्लत की ईरान के ऊपर। अली ख़ामनेई को शहीद किया, उनके बेटे ने रिप्लेस किया, सीनियर लीडरशिप को शहीद किया, अगली लीडरशिप के लेवल ने रिप्लेस किया। तो ईरान में वही निज़ाम है, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ बंद होगी और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो अपेरेंटली उन्होंने 8 महीने पहले, साल में तबाह किया था, वो ऑल ऑफ सडन दोबारा बन गया और अभी भी वो उसी तरह कायम है। इतने लोगों की शहादतों के बाद और इतने दुश्मन लोगों को जहन्नम वासिल करने के बाद ट्रंप ने जब अनाउंस किया सीज़ फायर, तो उसके अंदर उसने कहा कि जनाब अब स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ फौरी खुल जाएगी विदाउट एनी टोल्स, हर जगह जंग बंद की जाएगी इंक्लूडिंग लेबनान। और क्या कहते हैं, ईरान जो है वो प्रॉब्ली 15 साल के लिए अपना इनरिचमेंट प्रोसेस रोकेगा। वो बताना क्या भूल गए, वो ईरान की मीडिया ने बता दिया। ईरान की मीडिया ने बताया कि हजूर $12 बिलियन भी हमें दे रहे हैं बिफोर नेक्स्ट राउंड ऑफ मुज़ाकरा जो शुरू होते हैं। तकरीबन $24 बिलियन के हमारे एसेट अनफ्रीज़ होंगे उन राउंड ऑफ मुज़ाकरात में, और लगभग $600 बिलियन के करीब की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हमारी तबाही की गई है वो ये सारे ममालिक करके देंगे। तो कौन जीता? सॉरी, माफ़ चाहता हूँ, मैं रोज़ ने कहा 600 बिलियन नहीं, 300 बिलियन। तो कौन जीता कौन हारा? नेतन्याहू को इतनी तकलीफ़ हुई है कि उसने कहा है कि ये जो क्लॉज है ना लेबनान वाला, ये हमें अप्लाई नहीं करता। यानी कि बाकी सारे क्लॉज अप्लाई करते हैं, लेबनान वाला हमें अप्लाई नहीं करता, हम नहीं हटेंगे लेबनान से। और उन्होंने टिल का जोर लगाया कि पीस डील ख़राब हो। उन्होंने पीस डील की इवनिंग, यानी जो ईव थी पीस डील की, उसके ऊपर बैरूत के ऊपर एक बेहुदा हमला करके ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि वो अमेरिका की सुन नहीं रहे। जिसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू की आपस में बात हुई और ट्रंप ने दुनिया को भी बताया कि वो एक डिफ़िकल्ट आदमी है, वो 2 घंटे इसराइल सर्वाइव ना करे अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ जाए। ये तो हमारी मेहरबानी है कि इसराइल को हम साथ लेके चलते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर जो दरार इसराइल और अमेरिका ने डालने की कोशिश की थी सऊदी अरेबिया को जंग में खींचने की, वो भी नहीं हो सकी। यूएई को रीजनल पावर बनाने की, वो भी नहीं हो सकी। उल्टा पता ये चला कि जो रीजनल पावर्स हैं वो हैं ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और कतर और टर्की, और ये पांचों तकरीबन सेम पेज पे। इनफैक्ट ईरान ने, कतर ने और कई और मुल्कों ने डायरेक्टली पाकिस्तान के एफर्ट्स का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को कंट्रोल करके रखा हुआ था कि वो रिटेलिएट ना करें, और ईरान को भी समझाया था कि आप सऊदी पर टैक्स ना करें। तो ओवरऑल इस पूरी जंग में कौन विनर है? ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की और कतर। जो रीजन के अंदर एक पावर इम्बैलेंस क्रिएट किया था इसराइल ने यूएई की पुष्टपनाही करके, तो उनको तो मुंह तोड़ जवाब मिल गया। अब आगे क्या होगा? ये अमन का मुआहदा 19 जून को साइन होना है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक डिटेल्ड गुफ्तगू होगी, जिस तरह ओबामा की निगोशिएशन की बारी हुई थी, और रिज़ल्ट तकरीबन वही निकलना है। ट्रंप ने इतना झूठ बोला था कि हम पैसे नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, हालांकि यूएई ने ऑलरेडी $3 बिलियन दे दिए, ऑलरेडी दिए। लेकिन होगा वही कि ईरान को पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ से क्या रिज़ल्ट आप अखज़ करते हैं? रिज़ल्ट आप ये अखज़ करते हैं कि मल्टी पोलर वर्ल्ड के अंदर आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आपको हर दफ़ा जी हजूर नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट ईरान की मिलिट्री पावर तो पाकिस्तान के करीब भी नहीं आती। तो पाकिस्तान को रीथिंक करना चाहिए पैराडाइम क्या है दुनिया का। ये सारे लोग जो कह रहे थे कि ईरान ने क्या हासिल कर लिया मिसाइल चला के, प्रोग्राम डेवलप करके, उनको अब शर्म आनी चाहिए, सहाफ़त से उनको इस्तीफ़े दे देने चाहिए, या कम से कम पब्लिकली आके ये तो माने कि हम झूठ बोलते हैं और हम प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस तरफ रियासत हमें प्रोपेगेंडा या इंटरनेशनल पुश कर दे प्रोपेगेंडा करने के लिए। ईरान के लोगों ने जितनी बहादुरी दिखाई है इस मौके के ऊपर, उनकी सरकार ने दिखाई है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अब जब इकॉनमी खुलेगी तो पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है कि वो ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो ईरान के अंदर जाएं, उनकी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए एफ़र्ट करें। हम सब ईरान जाने से इसलिए डरते थे कि जनाब ईरान का अगर वीज़ा लगा हो तो फिर शायद बाकी दुनिया के मुल्क के नहीं लगेंगे। बेफिक्र हो जाए, अपने हमसायों को पेट्रनाइज़ करें। तो ये एक खुशी का दिन है
और ये एक ऐसा दिन है जिसको हर बंदा देखे, सोचे और समझे कि क्या हो सकता है जब एक नेशन स्टेट हक के लिए खड़ी होती है। इसमें कोई शक दो राय नहीं है कि जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, लेकिन इज़राइल का जो प्लान था इस रीजन के लिए, जो अमेरिका के थ्रू वो करवा रहा था, उसको फिल वक्त स्टॉप किया गया। इनफैक्ट टर्की और अमेरिका के रिलेशनशिप्स को ख़राब करने के जो अटैम्प्ट नेतन्याहू कर रहा था ईरान की जंग से, वो भी रुकी है। हमें नज़र आया है कि ट्रंप और अर्दोगान कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में थे, स्पेशली जब इज़राइल ने वेपन सप्लाई किया कर्ड्स को अमेरिका को बताए बगैर, जो अमेरिका ने बाद में ओन किया, और टर्की ने उनको बताया कि इज़राइल ये कर रहा है। वो लहदा बात है, कर्ड्स ने वेपन्स आगे ही नहीं दिए, वो वेपन्स खुद ही रख लिए, जो ट्रंप ने फिर गिला भी किया। तो हमें सीखना चाहिए कि हमारे रीजन में कितनी ताकत है, और गोरी चमड़ी की ग़ुलामी की खातिर जो हम उनके मॉरल वैल्यूज़, उनकी यूनिवर्सिटियों को पेटर्नाइज़ करते हैं, मत करें। हम पहले अपने घर को दुरुस्त करें, हम अपने किबले दुरुस्त करें कि हमने किस तरफ जाना है। जहाँ पे इंटरनेशनली बहुत बड़ी खुशखबरी है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की मिलिट्री की जीत है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जीत है, सिविलियन गवर्नमेंट की कोई जीत नहीं है। ये लिटरली फील्ड मार्शल ने किया। हम तो अक्सर कहते हैं कि ट्रंप की मेहरबानी के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी साथ ले लेता है। वैसे तारीफ़ वो हमेशा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ही करते हैं, साथ वो ये भी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी। चलो उसकी मेहरबानी है, वो एक होता ना, हाँ हाँ, खाना भी बुलाए, वो एक कवर रख लेता है, अच्छी बात है, इस तरह कवर रखने भी चाहिए। लेकिन हम लोकली बात करें तो भाई कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। वो चीज़ हो गई है जिसका हम आपको 2 साल से पिट रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि बहुत सारे लोग जो सीसीडी शहीद कर रही है वो कम्प्लीटली इनोसेंट हैं, वो अपनी लिस्टें पूरी कर रही है, वेंडेटा कैरी आउट कर रही है, और शायद पैसे लेके किलिंग्स भी कर रही है। अब एक ऐसा वकूआ हुआ है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये काफ़ी सिमिलर टू द वकूआ जो इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ था, जब बताया गया था कि ये फैमिली दहशतगर्द है, बाद में पता तक ऐसा कुछ भी नहीं है। वो साहिवाल इंसिडेंट था, वो सीटीडी ने किया था, ये है सीसीडी, सिर्फ सेंट्रल लेटर हमने रिप्लेस की, हरकत वही हुई है। 9 साला बच्ची हानिया अदील जो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, पर्थ में रहती है, उसको शूट किया था सीसीडी के ऑफिसर्स ने चकवाल में। फैमिली के अंदर हानिया के वालिद अदील, मदर डॉक्टर सिद्रा और भाई अफ़ान भी शामिल हैं, जिनके ऊपर गोलियां चली थी। ये हज करने के बाद अपने रिश्तेदारों को मिलने आए थे। अल्लाह इस बच्ची को जन्नतुल फिरदौस में इंशाअल्लाह आला मकाम अता फरमाएगा। कहानी क्या बताई गई, अब वल्लाही ये सच है कि नहीं, लेकिन ये वो कहानी है जो सरकार ने हमें बताई। उन्होंने कहा कि जी मोटरसाइकिल के ऊपर कुछ लोग इनको लूट रहे थे, यानी कुछ लोग मोटरसाइकिल पे इस फैमिली को लूट रहे थे। साथ ही एक सीसीडी का पुलिस स्टेशन था। उस सीसीडी के पुलिस स्टेशन से लोग निकले, उन्होंने वहाँ फायर चलाए मोटरसाइकिल वालों पे। मोटरसाइकिल वालों को शायद गोलियां लगी भी और मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गए। डर के मारे उस बाप ने अपनी गाड़ी भी चला दी, तो पुलिस ने उसको भी गोलियां मार दी, सोचे कि ये भी क्रिमिनल इन्वॉल्व है। मैं सदके जाऊं इस पूरी कहानी के और इसके स्क्रिप्ट राइटर के। आप मुझे कह रहे हैं सीसीडी ने बताया था, मरीम नवाज साहब ने बताया था कि सीसीडी के बनने के बाद क्राइम ख़त्म, लेकिन सीसीडी के थाने के सामने रॉबिंग हो रही है, वो भी मोटरसाइकिल वाले कर रहे हैं। और सीसीडी के अफसर इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको ये नहीं समझ आता कौन किसको लूट रहा है, ठीक है। और वो इतने बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैं कि वो सीधे फायर चला देते हैं। मसलन पुलिसिंग के को एसओपीज़ होते हैं। ये होता है जब आप लाइसेंस टू किल देते हैं। कितने और घरों को आपने तबाह करना है। हाई कोर्ट में आपका मैटर पेंडिंग है। और आपकी लॉ एंड ऑर्डर क्या सिचुएशन है। पंजाब के एक और हिस्से रावलपिंडी के अंदर चक्री रोड के पास डबल मर्डर किया जाता है। सैयद शहजाद तबस्सुम और उनका बेटा सैयद मुस्तफ़ा शाह को नासिराबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में गोलियां मार के दिन दहाड़े शहीद कर दिया जाता है। वो एक जनाजा अटेंड करके वापस जा रहे थे जब गुंडों ने उनको इंटरसेप्ट किया नियर न्यू आबादी चक्री रोड और उनके ऊपर फायरिंग करके उनको शहीद किया। सैयद उमर फारूक जो मौके पे विटनेस थे, वो स्टेट करते हैं कि एक व्हीकल आया जिसमें 5 लोग थे, इंक्लूडिंग राजा अल्ताफ़, जिन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया और गोलियां चलाईं। 2 राह चलती औरतें, जिनका एक का नाम ज़ीनब है, दूसरे का नाम नहीं पता, उनको भी इंजर किया गया। राजा अल्ताफ़ और लोगों का एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा था विक्टिम के साथ, जिनको शहीद किया गया है, और इसके ऊपर एक केस भी रजिस्टर हुआ था। लेकिन जाहिर है ये पाकिस्तान है, गुंडा राज है। जहाँ पे सीसीडी गुंडा है, वहाँ पे प्राइवेट गुंडे भी हैं। उन्होंने लॉ अपने हाथ में लिया।
जी 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 जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बस जी क्या करें, आपकी दुआएं हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, हम हेलो, हम सरकारी गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट के अपेंस नहीं करते। नहीं नहीं, शुक्र। नहीं गाइस, बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे। मसला ये है कि हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच। तो उसके लिए हम क्या करें? दुकान तो चलानी है, एसी भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने हैं। तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं, उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे, जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। रावलपिंडी सीपीओ खालिद हमदानी ने नोटिस लिया, डायरेक्टेड एसएसपी इन्वेस्टिगेशन टू विजिट द साइट एंड सबमिट अ रिपोर्ट, और इमीडिएट अरेस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स मांगा। लेकिन उस बंदे की जान वापस नहीं आएगी। आप बहुत बिजी थे सीसीटीवी बनाने में, आप बहुत बिजी थे पुलिस वालों को पॉडकास्टों में भेजने में, आप बहुत बिजी थे प्रोपेगेंडा करने में, और वहाँ पे इनोसेंट लोग शहीद हो रहे थे। और आपका दूसरा प्रोजेक्ट सुथरा पंजाब, उसकी भी रियलिटी सुन लें। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, वो अखबार, वो चैनल जिसको आप पैसे देते हैं सरकार, उन्होंने रिपोर्ट किया कि 1.5 साल पुरानी जो अक्वायर हुई थी, यानी 1.5 साल पहले जो अक्वायर थे सैनिटेशन व्हीकल्स, जिसके अंदर लोडर्स, ट्रॉलीज, ट्रैक्टर्स और यूटिलिटी व्हीकल्स थे, उनको इतना रस्ट डैमेज हो गया है कि शायद उनका अब यूज़ ख़त्म हो जाए, यानी ज़ाया कर दे। क्यों? क्योंकि आपने उनको प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू रेन एंड सनलाइट के बाहर खड़ा किया था ओपन में, नेर द पोटोहार टाउन ऑफिस एंड फैसिलिटेशन सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब आपने ही सामान मंगाया हमारे पैसों से, फिर आपने बिलबोर्ड लगाया, प्रोपेगेंडा किया कि आपने सामान मंगाया, फिर आपने बताया हम पंजाब कितना साफ़ करेंगे, पता चला 1.5 साल से वो सामान इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो ये हमारे जो पैसे हैं ये हराम के तो हैं नहीं। और सरकार जो इस वक्त डंडोरा पीट रही है कि हम बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, जो बजट में उन्होंने किया है ना, आपके छक्के छूट जाएंगे। आपको याद है कुछ अर्सा पहले हमने को बताया था गोबर टैक्स है, अब कमोड टैक्स भी है। जी जी, आपने सही सुना, जानवरों की गोबर पे टैक्स है, और अब आप एक घरों में लगे कमोडों पे टैक्स है। यानी कि जब आप घर बनाते हैं ना, तो बाथरूम बनाते हैं, सोचते हैं कि यार मैं ना ये ब्रांडेड फ्लश लगवाऊंगा, सरकार ने उस पर टैक्स लगाया। 2500 रुपया टैक्स है ईस्ट टॉयलेट पे, 92 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक। ये डिसीजन क्लेड बाय प्रोविंशियल कैबिनेट है, कन्फर्म बाय आमिर नवी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ वासा। इससे स्ट्रेंथन होगा वेस्ट वाटर सर्विसेज, इंप्रूव ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट मेंटेनेंस ऑफ सीवेज नेटवर्क अक्रॉस अर्बन एरियाज। क्योंकि हम पहले टैक्स कम दे रहे थे ना, ये सारे कमर्शियल इलाकों में मिलेगा। यानी कि हमारे दफ्तर में कितने बाथरूम है माशाल्लाह, मैं बताता हूँ जी। ऊपर 2 कमोड, फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमोड, और ग्राउंड फ्लोर पे 3 कमोड। तो 3 जमा 2 जमा 2, 7 कमोड हैं जिस दफ्तर में। तो 2500 रुपया फीड टैक्स हम इन कमोडों का देंगे, यानी महीने का। आज से बाथरूम इस्तेमाल करना बंद, सारे मुलाजमीन को बता दिया जाए कि दफ्तर में बाथरूम की सर्विसेज नहीं है। 2500 रुपया महीना आप हमसे लेंगे 7 कमोडों का फ़ी, जहाँ पे हम कमर्शियल मीटर का बिल देते हैं, कमर्शियल रेट पे आपसे चीज़ें लेते हैं। पूरा प्लाजा अकॉर्डिंग टू एलडीए कोड बना हुआ है, सड़क के लेवल पे हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, सड़क से ऊंची नहीं बनी हुई ताकि पानी वहाँ ना जाए। हर चीज़ हम फॉलो करें, और ये हम खमियाजा भुगत रहे हैं। यानी कि ये वो सरकार है जिसने आपके बाथरूम जाने को मोनेटाइज़ किया। सदके जाऊँ। और मेरी एक तकरीर आई थी शबाशी साहब के सामने, जो इमरान खान साहब के दौर में बताया था कि अगर 20,000 रुपये बंदे की तनख्वाह हो और 10,000 रुपये का बिजली और गैस का बिल आ जाए तो अपने बच्चों को रोटी कैसे देगा। हजूर, आपने डिक्लेयर कर दिया कि 8,900 रुपये से ऊपर आपके पास है तो आप गरीब नहीं हैं, यानी आप 20,000 रुपये तो गए ही नहीं। सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं 500 रुपया वदाता है, 8,483। तो ये आपकी रियलिटी है। सरकार का क्या डिफेंस है, ये अता ताड़ साहब ने हमें बताया। उन्होंने कहा जनाब 50,000 तक मंथली सैलरी पे कोई टैक्स नहीं है। ये तो पहले भी नहीं थी, पहले भी इस पर कोई टैक्स नहीं था। तो क्या इस पर आपने हासिल किया? चलें, 1% टैक्स है 50,000 से 1 लाख के ऊपर। 400 रुपये का तेल है, ठीक है। बिजली का रेट पीक पे है। रोटी आपको 25 रुपये से कम की मिलती कहीं नहीं। गोश्त खरीदने जाएं, चावल खरीदने जाएं, आटा खरीदने जाएं, चिकन खरीदने जाएं, सब्ज़ी खरीदने जाएं, कीमतें आसमान को छू रही हैं। बच्चों की स्कूलों की फ़ीसों की बात करें, वो आसमान को छू रही हैं। उसके अंदर आप कहते हैं कि जनाब जो 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, 50,000 रुपये महीना कौन कमाता है? हमारे आते भाई। आते भाई अब टैक्स देंगे, जिनके पास दवाई के पैसे नहीं होते,
यानी आतिफ भाई के हमारे दफ्तर में हैं, उनके घर में कुछ हो जाए, छोटा बच्चा गिर गया जनाब, टेटनस के शॉट लग रहे हैं, सरकारी अस्पताल पे जाएंगे, लंबा वेट है, प्राइवेट में चले गए, नहीं है पैसे, तबीयत ख़राब होगी, दफ्तर दुकान से फार्मेसी से आपको पेट ख़राब की दवाई चाहिए, नहीं है पैसे, तो वो अब आपको टैक्स देंगे। यही रह गया था ना। अच्छा, वैसे आतिफ भाई अपने मोबाइल लोड पे टैक्स देते हैं, जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, तो अब आपने उनकी इस जेब में भी हाथ मारना है। सदके जाऊँ, मसलन के आपके पास, मैं एक इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ, इकोनॉमी क्लास की टिकट पर टैक्स लग गया, ठीक है, बिजनेस, जी मैं बताता हूँ, इकोनॉमी क्लास टिकट पे टैक्स लगा, यानी कि मैं और आप जो जाते हैं ना कहीं गलती से भूले भटके तो इकोनॉमी क्लास का टिकट लेते हैं, लेकिन बिजनेस क्लास के टिकट के ऊपर टैक्स हट गया। किसको रिलीफ दे रहे हैं आप? अमीर को। यही इस बजट का लुबे-लुबाब था। तो भाई ना आपका जान सेफ है, ना आपका माल सेफ है, ना ही इस बजट में आपके लिए कोई रिलीफ है। रिलीफ है तो सिर्फ अमीर लोग, लेकिन हम आपको बताएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब तो करप्शन की दास्तान ये पहुंच गई कि सिंध के लेबर मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि 20 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन तो सिर्फ उनके लेबर डिपार्टमेंट में हो रही है। और वो उन्होंने शायद इसलिए अनाउंस किया कि वह हैरान है कि मुझे क्यों नहीं पता था, मेरा ऐसा किथे नहीं। हाँ, मेरे साहब ऑफ कैमरा कहते हैं कि ये छोटी वाली दास जो वड्डी लेते ना जाना, ये आपकी रियलिटी है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं 18वीं तरमीम पे हम जान दे देंगे। आपकी जान किसने लेनी है यार? आप कौन हैं? वडेरों के थ्रू आप सिंध जीतते हैं, कराची के अंदर आपने धांधली की, मेयर की बारी आपने खुली धांधली की, तो आप कौन हैं यार? मसलन कि जब पीपीपी नून लीग का मजाक उड़ाती है तो मैं हंसी आती है। नून लीग की 100 खामियाँ, उनको पास दिखाने को 10 चीज़ें, तो आपको बताइए कुछ नहीं। हाँ जी, ये है बिल्कुल, मेरे साथ में सही कहा, ये वही पीपीपी है जो आज कह रही है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंडिया इजराइल नेक्सस है, जिनके नाना ने मुल्क के 2 हिस्से कराए थे। ना नून लीग ने मुल्क के 2 हिस्से कराए, ना पीटीआई ने कराए, ना एमक्यूएम ने कराए, ना जेयूआईएफ ने कराए, ना जमात इस्लामी ने कराए, ना एएनपी ने कराए, पीपीपी ने कराए। तो आप हमें बताएंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में, आप बता सकते हैं ना, आपका तजर्बा है, आपका एक तजर्बा है, आपको पता है क्या करना है उस वक्त, कैसे आपने डिक्टेटर के पीछे छुपना है और कहने देखें ना सर, ये बंगाली रूल करेंगे हमारे ऊपर। अभी भी आप बैठ के यही चुटकुले करेंगे, सर ये जो कश्मीरी हैं इनको क्या पता। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर पीपीपी ने कहा जी इलेक्शन शेड्यूल विड्रॉ कर दें। बिलावल कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की नेशनल रेपुटेशन डैमेज हो रही है। और सर डंडे आप बरसाएं, टीयर गैस आप फेंके, फेडरल गवर्नमेंट में आप बैठे हों, तो ये ड्रामेबाजी क्या है? और ये टोटल नॉनसेंस है वहाँ पे। और ये जो सोच है ना इजराइल इंडिया नेक्सस वाली, जो बिलावल साहब ने कही है, ये सोच हमारे राना सनाउल्लाह साहब की भी है, जो इस वक्त एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स रहे हैं। वो कह रहे हैं एक्सटर्नल एलिमेंट्स फंडेड बैंड आउटफिट इन एजे के। आपको पता ही नहीं चला 2, 2.5, 3 साल, मतलब आपकी इंटेलिजेंस फेल, आपकी आईबी फेल, आईएसआई फेल, एमआई फेल, आपको पता ही नहीं चला। और आप इनसे मुज़ाकरात करते रहे, मुज़ाकरात करके झपियाँ डालते रहे, मुआहदों पे साइन करते रहे, आपको पता ही नहीं चला। ये आपकी हरकतें हैं। मसलन टीएलपी से आप मुज़ाकरात करें, झपियाँ डालें, पपियाँ डालें, मुआहदे करें और बाद में कहें जनाब ये तो दहशतगर्द हैं। तो भाई हमें एट सम पॉइंट तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मे बी यू आर नॉट द बेस्ट डिसीजन मेकर्स। तो जहाँ पे इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह ईरान का अमन का मुआहदा हुआ है, ईरान ने शिकस्त दी है अमेरिका को और इज़राइल को इस रीजन के अंदर, पाकिस्तान ने क्रिटिकल रोल प्ले किया इसके अंदर, इंटरनली वी आर स्क्रूड। बहुत बुरे हाल है। हमारी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।